हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे कि ऑक्सी से डीऑक्सी में जाने पर क्या क्या चेंजेज होते हैं। जैसे पहले डोंट सेफ होता है, फिर वो कैविटी में फिट हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और बहुत सारे चेंजेस हमने देखे थे। हमने ये भी देखा था कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेंज होता है, डायमेटिक से पैरामेग्नेटिक। हमने देखा था कि मैग्नेटिक बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिखा सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक में वो डिक्रीज़ करता है, डायमेटिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बता सकते हैं कि सिस्टम पैरामेट्रिक हमारा है कि डायमेट्रिक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो लीनियर मोड में होता है, लेकिन जब डाइऑक्सीजन बाइंड करता है तो बेंट मोड में होता है। आखिर जो हमारा डाइऑक्सीजन है वो लीनियर में क्यों बाइंड नहीं करता? तो हमें कुल मिला के ये समझना है बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। तो मैं आपको नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूँ। पहले मतलब बेसिकली ऐसे समझाता हूँ कि क्यों इस तरह होता है, उसके बाद फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझा दूंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि बेंट होने का डाइऑक्सीजन को फ़ायदा भी है, राइट, और लीनियर होने का डाइऑक्सीजन को फ़ायदा नहीं है। तो हम उस सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के साथ डाइऑक्सीजन बाइंड करती है बेंट मोड में, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है लीनियर मोड में। तो उसका रीज़न क्या है वो चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमें पता तो चले कि बेंड क्यों होता है, राइट। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है, कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है, राइट। मतलब मेटल की कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है, मेटल की कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है, किसके साथ? हमारे ऑक्सीजन की ऑर्बिटल के साथ। और ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग, ठीक है। एक एक समझते हैं, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आसान, मैं आपको वो भी करा दूंगा। पहले लिखते हैं बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है, राइट। देखो पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ऑर्बिटल का नाम ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में वो आपसे ऑर्बिटल पूछते हैं। सिग्मा बॉन्ड में मेटल की कौन सी ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड में लिगैंड की कौन सी ऑर्बिटल है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो मेटल के पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी होती है? डी। मेटल की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है? डी ऑर्बिटल, राइट। और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल है? ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या है? फिल्ड ऑर्बिटल। और आप जानते हो फिर ऑर्बिटल बेसिकली कौन सी है? ये नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर वाली, ठीक है। आप इसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कूल्सन मॉडिफिकेशन ये बोलता है कि जो होमो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो बेसिकली नॉन बॉन्डिंग होता है विद स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ये बड़ी बात नहीं है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का उसका डायग्राम देखोगे तो बहुत ईजी हो, ठीक है। अब ये कौन सी ऑर्बिटल है? देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो कौन सी ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल कौन सी है? डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा? मेटल की डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और लिगैंड की नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा? ये हो गया, यहाँ पर ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना मेटल की कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करी है? डी जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एक्सेप्टर है, इसके पास क्या होती है? बैक एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उसी में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ये। तो दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड,
तो मेटल के पास बैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, क्या नहीं, फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब एक चीज़ यहाँ से समझने लायक है, देखो यहाँ से ये है फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और ये ऑर्बिटल क्या हो सकती है, या तो dxz या तो dyz। क्यों, एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारी जो पोरफायरिन है ना, पोरफायरिन रिंग, वो XY प्लेन में है। आप नहीं भी कंसीडर करोगे ना तब भी ध्यान रखना, आप इस वाले प्लेन को जनरली क्या लेते हो, XY, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूँ कि थोड़ा और क्लियरिटी रहेगी आपको, ठीक। तो ये जो ऑर्बिटल है dxz dyz है। अब यहाँ पर ये क्या है, पाई स्टार, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडल की तरफ से इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिपल बॉन्ड से आप नहीं घबराना, ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, मैं सिर्फ इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। ये तो यहाँ पर मेटल की कौन सी ऑर्बिटल है, dxz या dyz, राइट, प्लस इसकी कौन सी ऑर्बिटल है, पाई स्टार। तो यहाँ पर इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग, डी पाई स्टार बॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या पता चला कि सिग्मा बॉन्डिंग में मेटल की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, dz स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग में कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है मेटल की ऑर्बिटल, dz स्क्वायर, किसके साथ, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा पाई बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल है मेटल की, या तो dxz या dyz, दोनों में से कोई एक, और लिगैंड की कौन सी ऑर्बिटल है, पाई स्टार। तो ये ध्यान रखना कि जब इसमें ऐसे होगा तो ऐसे होगा। और कौन सा मोड यहाँ पे हमने दिखाया है, ये है लीनियर मोड, ठीक है, लीनियर मोड है। अब इसी तरह का लीनियर मोड अगर हम करते हैं डाइऑक्सीजन के साथ तो देखते हैं क्या उसमें लीनियर मोड फेवरेबल होगा कि नहीं, ठीक। देखो आगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, देखो पहले ये क्यों बनाएगा, ध्यान सुनो। ये आपके पास XY प्लेन है, एक नाइट्रोजन इधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ये प्लेन हो गया। सेंटर में आपका आयरन है। ये प्लेन अगर XY है तो जो DXY ऑर्बिटल होगी वो इसी प्लेन में होगी। एक आपका नीचे लिगेंड लगा हुआ है इमिडाजोल जेड एक्सिस पे, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर बॉन्ड बनाना होगा तो जो ऑर्बिटल हमारी होनी चाहिए उसमें जेड होना चाहिए ना, क्योंकि तो जेड की तरफ है भाई ऑर्बिट। आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ से आ रहा है, तो कोई भी ऑर्बिटल चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी ऑर्बिटल चाहे वो पाई बॉन्ड बनाए, अगर XY प्लेन ये है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से आ रहा है जेड एक्सिस से, तो इसका मतलब जो भी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगी दैट मस्ट हैव जेड कंपोनेंट। इसका मतलब अब देखो, जो अलॉन्ग द एक्सिस होती है वो क्या बनाती है, सिग्मा, राइट। जनरली यही होता है ना, जो अलॉन्ग द एक्सिस होती है क्या बनाती है, वो सिग्मा बॉन्ड। तो dz स्क्वायर जो है वो क्या बना लेगी, सिग्मा बॉन्ड, हमने पहले देखा। अब अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड में देखो ये XY प्लेन है तो DXY ऑर्बिटल इसी प्लेन में होगी ना, तो ये ऑर्बिटल तो इससे पाई बॉन्ड नहीं बना सकती क्योंकि ये प्लेन का ओरिएंटेशन अलग है, इस ऑर्बिटल इस कार्बन मोनोऑक्साइड का ओरिएंटेशन अलग है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर हमें ऐसी ऑर्बिटल चाहिए जिसके पास जेड कंपोनेंट हो, राइट। वो कौन सी हमारी ऑर्बिटल हो जाएगी, वो ऐसी ऑर्बिटल होगी जिसमें जेड होना चाहिए। तो जेड दो ही में है यहाँ पे, dxz में और dyz में, इसलिए यही ऑर्बिटल ये काम कर सकता है, वो काम नहीं। सिंपल है, जो इधर होगा ऐसे करके मैं दिखाता हूँ। देखो इधर, वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। देखो ऐसे है, ये है आयरन थोड़ा मैं इसको ऐसा समझा देता हूँ। देखो N N N N, ऐसे देखो, यहाँ आयरन है, यहाँ पे इमिडाजोल हिस्टिडीन वाला पोर्शन, यहाँ पे dz स्क्वायर ऑर्बिटल है इसकी मेटल की, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है ऐसे। तो इसकी ये ऑर्बिटल ये क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड, राइट। इधर ऑक्सीजन में कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जेड एक्सिस हमारी है, ये हमारे पास इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। तो अगर मैं इसके बीच ऐसे कोई ऑर्बिटल ड्रॉ करूँगा ऐसे, राइट, ऐसे, तो जनरली ये क्या होगा, ये dxz है, इसको हम क्या बोलते थे, dxz। अब इसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है ऐसे तो होती है, यहाँ ऐसे करके, फिर इधर जो है ऐसे करके। तो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, देखो पाई बॉन्ड में, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, राइट। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो देख लो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। जो dxy होगा ना वो ऐसे कुछ होगा, देखो dxy कहाँ होगा, dxy इस प्लेन में होगा,
यहाँ, ये मेटल मतलब आयरन यहाँ पे, राइट, यहाँ होगा ऐसे इस प्लेन में, ये वहाँ नहीं होगा कि जाके वो डीजेड स्क्वायर से बॉन्ड बने, मतलब इसी प्लेन में। इस प्लेन में अगर आपका डी एक्स वाई है, लिगेंड आपका ऊपर है, तो बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकता, चाहे सिग्मा की बात करो चाहे पे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर डी एक्स जेड, डी वाई जेड भी ये काम कर सकता है। अब दोनों में से एक ही देगा, या तो डी एक्स जेड लिखेगा ऑप्शन में या तो डी वाई जेड लिखेगा। डी एक्स जेड भी ये काम कर सकता है, डी वाई जेड भी ये काम कर सकता है, किसमें, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और डी जेड स्क्वायर क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब सेम हम बॉन्डिंग देखते हैं, इसी तरह की बॉन्डिंग अब डाइऑक्सीजन के बारे में। तो देखो डाइऑक्सीजन में क्या होता है, डाइऑक्सीजन में एक तरफ हम लोग बनाते हैं लीनियर मोड। अगर डाइऑक्सीजन लीनियर होगा तो क्या होगा, फिर इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरा हम इधर देखते हैं बेंट मोड। डाइऑक्सीजन अगर बेंट मोड में होगा तो कैसे होगा, ध्यान से समझो। देखो इधर हम यहाँ पे आयरन लिखते हैं ऐसे, ठीक है, आयरन हो गया हमारा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ थोड़ा और नीचे लिखता हूँ इसको, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ एन हिस्टिडीन। अब एक चीज़ पहले समझो यहाँ से, देखो O2 में जो हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल होती है क्या होती है, पाई स्टार, राइट। और पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऐसे, ठीक। अब अगर ये लीनियर मोड में आएगा तो ध्यान से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग। उसके पास इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल थे, नॉन बॉन्डिंग। और देख लो एक चीज़, हाँ ये जो नॉन बॉन्डिंग है ना इसकी, ये सिग्मा नेचर की है, राइट। इसके पास जो नॉन बॉन्डिंग है एमओटी अगर देखोगे तो देखो ये नॉन बॉन्डिंग जो है ये सिग्मा नेचर की है, राइट, ठीक है। आप जो पढ़ोगे तो देखोगे इसका नाम होता है सिग्मा sp(z) नॉन बॉन्डिंग। या कहीं कहीं अगर एंटी बॉन्डिंग भी जो होता है ना वो भी सिग्मा कैरेक्टर का होता है। मतलब कुल मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होमो होती है ना वो अलोंग द एक्सिस होती है, राइट। डाइऑक्सीजन में नहीं है सर, डाइऑक्सीजन में जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, क्योंकि पाई स्टार आपको पता कैसे होता है, पाई स्टार ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन है। एक पाई स्टार ये हो गया क्योंकि दोनों पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन होते, एक क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हो गया, ऐसे। एक ये वाला पाई स्टार है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दिखा सकते हो, और एक दूसरा वाला पाई स्टार ये वाला है, ये कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ है। तो अगर मैं यहाँ डाइऑक्सीजन लिखूंगा, ध्यान से देखो इधर, डाइऑक्सीजन करो मैं लीनियर लिखता हूँ, देखो इधर, तो इसके पास एक ऑर्बिटल ऐसे है, देखो एक ऑर्बिटल ऐसे है, राइट, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक। और उसके पास एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से है, थोड़ा सा इसको मैं और सही करता हूँ, चलो दूसरा मैं से दिखा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या डीजेड स्क्वायर, अगर मैं इसका डीजेड स्क्वायर ड्रॉ करूँ ऐसे, तो क्या किसी ऑर्बिटल से बेहतर इंटरेक्शन करेगा, नहीं, क्यों, अरे सिंपल सी बात, देखो ना इधर ये ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं है, ना तो ये वाली ऑर्बिटल एक्सिस पे, ना तो ये दोनों एक्सिस पे नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेटल की ऑर्बिटल हो भी जाए एक्सिस पे, ऐसे देखो, तो क्या ये इंटरेक्शन इससे करेगा, नहीं, क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं कर सकता ना क्योंकि अगर मान लो मैं एक साइन इसका है, मान लो मैं इससे इंटरेक्शन कराता हूँ, जितना इससे होगा उतना इससे भी होगा, तो ओवरऑल जो इंटरेक्शन है क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा एक चीज़ सिंपल ध्यान रखो, इसका ओरिएंटेशन अलग है, राइट, इसका ओरिएंटेशन अलग है, तो इंटरेक्शन की बात ही नहीं करते हम यहाँ पे। इसका मतलब डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, ठीक। इसका मतलब डीजेड स्क्वायर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, ये वाली ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस थी, जैसे ये देखो, ये कर सकता है, कैसे, इससे इंटरेक्शन करा दो, इससे इंटरेक्शन करा दो, राइट। इसका मतलब डीजेड स्क्वायर का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसका इंटरेक्शन हो पा रहा है, सिर्फ डी एक्स जेड का या फिर डी वाई जेड का। तो ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे लिखी हमने, ये क्या है, चाहे इसको डी एक्स जेड बोलो या इसको क्या बोलो, डी वाई जेड बोलो, तो इसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसका नहीं हो रहा है, डीजेड स्क्वायर का, ठीक। अगर मैं बेंट मोड में जाता हूँ तो बेंट मोड में देखो क्या होता है, बेंट मोड में अगर हम जाएंगे,
यहाँ पर एन एन, यहाँ आयरन, यहाँ एन हिस्टिडीन, यहाँ डीजेड स्क्वायर है। बेंड मोड का मतलब है कि हमारा डाइऑक्सीजन ऐसे होगा, इस तरह से। अब देखो क्या है, डाइऑक्सीजन के पास एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, राइट। और यहाँ इसको ऐसे दिखा देते हैं हम, ऐसे करके। और अभी इसके पास दूसरी ऑर्बिटल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना, देखो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, पाई स्टार एक ये हो गई। तो एक तो पाई स्टार का कॉम्बिनेशन ये है और दूसरा पाई स्टार का कॉम्बिनेशन ये वाला है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात एक है कि इस ऑर्बिटल में इंटरेक्शन हो सकता है। यहाँ से डीजेड स्क्वायर क्या कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है इससे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो पहले ऐसे था, अब इसको टेढ़ा करोगे ना, अगर खुद से सोचो, यहाँ से देखो, अगर मैं इसको टेढ़ा करूंगा तो ये जो लोब्स इसकी तरफ आएंगे कि नहीं, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा, बेंड कर दूंगा, तो ये जो लोब दूर भाग रहा है, ग्रीन वाले को देखो जरा, पहचानने की कोशिश करो। अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा तो जो ग्रीन वाला है उसकी तरफ भाग आएगा कि नहीं, बस सिंपल ही बात, भाग आएगा। ये इसकी तरफ भाग आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा चाहिए नहीं, ये तो इसकी तरफ भाग आएगा। तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर वही हुआ है। दूसरा देखो, जो हमारे पास DXZ है वो अब भी तो बॉन्डिंग कर सकता है। DXZ यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये अब भी तो बॉन्डिंग कर सकता है इसके साथ। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा, ये कौन सी बॉन्डिंग है, पहली वाली सिग्मा है। ये कौन सी बॉन्डिंग है, पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बेंट मोड में ले आओगे डाइऑक्सीजन को तो उसमें सिग्मा पाई दोनों इंटरेक्शन ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लीनियर मोड में ले आओगे तो सिग्मा इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपका जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा, पाई स्टार ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है इसमें। लेकिन देखो, एक पाई स्टार हमारी सिग्मा में इन्वॉल्व हो रही है और दूसरी पाई स्टार हमारी किस में इन्वॉल्व हो रही है, एक पाई स्टार सिग्मा में इन्वॉल्व हो रही है, दूसरी पाई स्टार किस में इन्वॉल्व हो रही है, पाई बॉन्ड बनाने में, राइट। तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा बॉन्ड, अब खुद से सोचो आप, यहाँ पर दोनों की दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी फेवरेबल हो रहा है, पाई बॉन्ड भी फेवरेबल हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा की बात नहीं है, सिग्मा उतना इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पाई इंटरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन सिग्मा क्या है, बहुत कम। तो इसका सिंपल सा मतलब है ये मोड फेवर नहीं करेगा, नॉट फेवर्ड। कौन सा मोड फेवर्ड होगा, ये वाला। इसलिए डाइऑक्सीजन जो होता है वो बेंट मोड में बाइंड करता है, ना कि लीनियर मोड में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। और यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड में मेटल की कौन सी है, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखता हूँ, सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल, इन डाइऑक्सीजन, या ऐसे लिख सकते हैं इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड इसमें कौन है, डीजेड स्क्वायर ऑफ मेटल प्लस पाई स्टार, ये किसकी है, मेटल की है, ये किसकी है, डाइऑक्सीजन की है, राइट। पाई बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है DXZ या फिर DYZ, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा, प्लस पाई स्टार ऑफ, ये किसकी है, मेटल की ऑर्बिटल, और ये किसकी है, डाइऑक्सीजन की। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑर्बिटल जो है यहाँ पर इनके बीच में सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, इनके जो पाई, तो ध्यान रखना मेटल जो डाइऑक्सीजन है ना, उसकी एक पाई बॉन्डिंग जो है सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और एक पाई बॉन्डिंग जो है, एक जो पाई एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा बना रही है, और एक जो पाई एंटी बॉन्डिंग है क्या बना रही है, वो पाई। मेटल का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है सिग्मा में, DZ स्क्वायर, और जो पाई बॉन्डिंग में मेटल की ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो DXZ है या फिर DYZ है, DXY नहीं है, ध्यान रखना इसे, क्योंकि DXY प्लेन में है, राइट। तो समझ में आया कि ये क्यों नहीं लीनियर मोड में है, क्योंकि लीनियर मोड में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। ये क्यों बेंट मोड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इंटरेक्शन है। तो ऑर्बिटल का नाम ध्यान रखना, इंटरेक्शन ध्यान रखना कि क्यों ऐसा होता है। अब मैं इसको आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूँ, देखो, तो आपको पता चलेगा कि लीनियर मोड क्यों फेवरेबल नहीं है, प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इससे दोनों मोड में हम डायग्राम पढ़ते हैं, बेंट मोड में भी पढ़ लेते हैं और लीनियर मोड में, जिससे हमें क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बेंट मोड में। तो देखो पहले यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं,
देखो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो डी एक्स वाई है, यहाँ जो दो ऑर्बिटल हैं डी एक्स जेड डी वाई जेड, यहाँ हमारे पास डी जेड स्क्वायर और यहाँ पर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5 है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कौन सा फॉर्म है, ये है डीऑक्सी फॉर्म। ठीक, और इधर हम लोग दिखा देते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के पास जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी है, पाई स्टार है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, 2 ऑर्बिटल है। अब इसको आप पी एक्स पी वाई बोल सकते हो, नॉर्मली पाई स्टार बोल सकते हो। ठीक, और यहाँ हम कर देते हैं एनर्जी ऐसे। इंट्रैक्शन देखो कैसे होगा इसमें। अब देखो सिंपल, मैंने आपको बताया है पीछे, हमने भी देखा कि जो डी जेड स्क्वायर है वो इंटरेक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो इंट्रैक्शन कौन करेगा, डी एक्स जेड डी वाई जेड, राइट। तो यहाँ पे इस वाले से इन दोनों का इंट्रैक्शन दिखा देते हम लोग ऐसे, इंट्रैक्शन हो गया ऐसे। उसके बाद यहाँ दिखा देते हम लोग ऐसे। तो ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई स्टार। अच्छा, अब दोनों क्यों बना सकते हैं, हालांकि एक ज़्यादा बनाएगा लेकिन दोनों से आप दिखा सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो डी एक्स जेड है वो भी पाई बॉन्ड बना सकता है, जो डी वाई जेड है वो भी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो हमने डायग्राम में वहाँ एक लिखा, लेकिन आप दोनों से इंट्रैक्शन दिखा सकते हो। उसके बाद इस ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं होने वाला, ये क्या हो जाएगा डी एक्स वाई। किससे बना है ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स जेड कॉमा डी वाई जेड प्लस पाई स्टार, यहाँ पर डी एक्स जेड डी वाई जेड प्लस पाई स्टार, राइट। इनके मिलने से बना है। और एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, जब ये 5 कोऑर्डिनेट था, इधर देख दो 5 कोऑर्डिनेट था तो ऐसे था यहाँ पे। अब बेंट मोड में डी जेड स्क्वायर तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ अगर लिगेंड आएगा कोई, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में नो डाउट इससे बॉन्ड नहीं बन रहा है उसका, क्योंकि लीनियर मोड में बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑर्बिटल डिफरेंट ओरिएंटेशन में है। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन तो होगा। तो रिपल्सन अगर होगा तो जो डी जेड स्क्वायर है उसकी एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाएगी ना, थोड़ी बढ़ेगी तो वही। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हमें लगेगा, जिससे हमें पता चलेगी कि एनर्जी चेंज हुई है। यहाँ लिख देता हूँ मैं डी जेड स्क्वायर। तो जो डी जेड स्क्वायर है इसकी एनर्जी हम यहाँ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ मान लेते हैं, चेंज नहीं हुआ कोई। ठीक, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, D6 है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, किसके पास, डाई ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो जाएगा 2 4 यहाँ 6 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जरा आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है, डी जेड स्क्वायर में, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी बढ़ी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो डी जेड स्क्वायर है इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, राइट, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो ऊपर चली गई। क्यों चली गई, बिकॉज ऑफ रिपल्सन बाय एक्सियल लिगेंड। भले बॉन्ड नहीं बना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो रिपल कर ही सकता है, रिपल करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कौन से मोड के लिए डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे लिए किसके लिए है, बेंट मोड के लिए। ऑर्बिटल का नंबर देख लो, बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 2 इधर है, कितना हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो गया। अब हम देखते हैं लीनियर मोड। तो देखो लीनियर मोड में कैसे होगा, एक मिनट, हम लोगों ने कौन सा मोड देखा है पीछे, ये हमने देखा है लीनियर मोड, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लीनियर मोड के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेंट मोड पे। बेंट मोड में देखो, यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बेंट mode of dioxygen to hemoglobin, राइट। अब देखो यहाँ पे से लिखते हैं, यहाँ डी एक्स वाई, यहाँ डी एक्स जेड डी वाई जेड, यहाँ डी जेड स्क्वायर
यहाँ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, सेम इसी तरह इधर डाइऑक्सीजन के केस में यहाँ लिख देते हैं 2 पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई स्टार ये, पाई स्टार ये। अब हमने भी देखा था कि बेंट मोड में क्या होता है, इधर देखो बेंट मोड में क्या था कि जो इसकी ऑर्बिटल थी dz स्क्वायर, ये इस ऑर्बिटल से इंटरेक्शन भी कर रही थी ऐसे, और इसकी जो ये ऑर्बिटल थी देखो ये वाली, एक पाई स्टार ये है, देखो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ अलग से। एक पाई स्टार हमारी कौन सी है, देखो इसको ध्यान, ये वाली और ये वाली, मतलब ये कॉम्बिनेशन एक पाई स्टार का, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है पाई स्टार का। ठीक है, अब इसमें आप दिखा सकते हो इधर ऐसे यहाँ। ठीक, तो दो हमारे पास पाई स्टार है, तो एक पाई स्टार इन्वॉल्व हो गई सिग्मा बॉन्डिंग में, दूसरा हमारे पास जो ये dxz है, इसके साथ इसने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ पाई बॉन्ड यहाँ से बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड इससे बन रहा है। ठीक है, जो dz स्क्वायर है सिग्मा बॉन्ड बना रही है और जो dxz है वो पाई बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब पहले वाले केस में यहाँ पे देखो dz स्क्वायर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस एनर्जी स्लाइटली बढ़ी है, लेकिन यहाँ जो केस है जब वो बेंट मोड में जाता है dz स्क्वायर क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब देखो होगा क्या फिर इससे, इधर देखते हैं, यहाँ से एक ऑर्बिटल लेते हैं, वो क्या बनाएगा हमारा, पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, उसके बाद इसको लिखेंगे पाई, ये है हमारा पाई स्टार। अब उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया सिग्मा स्टार, और इसको ऐसे रखते देते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। ठीक, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। पाई किससे बना, देखो इधर ध्यान से, dxz से और पाई स्टार से। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, dxz प्लस पाई स्टार, dx dy कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही लिखना चाहे जो लिखना। यहाँ पर भी जो सिग्मा ये पाई स्टार है, ये भी किससे बना है, dxz प्लस पाई स्टार से। सिग्मा किससे बना है, देखो इधर ये dz स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका पाई स्टार, यहाँ से भी देख लो dz स्क्वायर और पाई स्टार, dz स्क्वायर प्लस पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग में लिख सकते हो dz स्क्वायर प्लस पाई स्टार। अब बाकी हमारे पास ये ऑर्बिटल बची और dyz बची, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग dxy और यहाँ हम लोग लिख देते हैं dyz। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ये डिऑक्सी फॉर्म है, राइट, आयरन 2 प्लस दैट इज D6। ठीक, ये हमारा डाइऑक्सीजन है, और डाइऑक्सीजन में जो एंटी बॉन्डिंग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए टोटल। 8 भरते हैं, 2 4 6 8। जरा इस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, जिसकी होमो जो है ये, और यहाँ देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ है, वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में, राइट। dz स्क्वायर यहाँ कहीं है ना, यहाँ भी अगर प्रेजेंट होता तब भी हाई, मान लो अगर इसको कुछ भी चेंज नहीं होता तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता। जैसे पीछे देखो, ये dz स्क्वायर ऊपर गई जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, dyz ऑर्बिटल में। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन बेंट वाला है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, लो एनर्जी ऑर्बिटल में। लेकिन जो लीनियर मोड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं, इन लीनियर मोड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, होमो की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे इससे मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबलाइज, इसीलिए वो जो अरेंजमेंट होगा क्या होगा, वो लेस फेवर्ड मोड ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए उस मोड में नहीं जुड़ेगा वो, राइट। और एक चीज देखो, बेंट में क्या था, इन बेंट मोड जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लो एनर्जी dyz में है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लो एनर्जी, electrons are present in low energy orbitals, hence
दे आर स्टेबलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज्ड, दे आर स्टेबलाइज्ड। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट होगा क्या होगा, मोर फेवर्ड अरेंजमेंट, मोर फेवर्ड अरेंजमेंट। इसीलिए जो डाई ऑक्सीजन है वो लीनियर मोड में नहीं जुड़ता, किस में जुड़ता है, बेंट मोड में जुड़ता है। तो डायग्राम आप दोनों देख लो, यहाँ देख लो लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ देख लो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए जो डाई ऑक्सीजन बाइंड करेगा वो किससे बाइंड करेगा, वो बेंट मोड में बाइंड करेगा, लीनियर मोड में बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ मैंने दोनों कंडक्शन क्यों दिखाया है, क्योंकि देखो सिग्मा तो बन नहीं रहा है, तो जो दोनों पाई ऑर्बिटल है देखो, क्योंकि जो दोनों एंटी बॉन्डिंग है वो DXZ DYZ दोनों से इंटरेक्ट कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों की बॉन्डिंग दिखाई है। ठीक, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मान लो आयरन की जगह पे हम लोग क्या ले लें, कोबाल्ट, इस सिस्टम में, तो ध्यान से देखो, अगर हम आयरन की जगह कोबाल्ट ले लेते तो क्या होता। देखो यहाँ पे अगर हमारा जो ऑर्बिटल था लीनियर मोड में, बेंट मोड में ऑर्बिटल देखो क्या था, सबसे नीचे 2 पाई, राइट, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखो पीछे क्या है, ये ऐसे समझ लेते, देखो इधर आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अगर यहीं पे कोबाल्ट 2 प्लस होता है तो कोबाल्ट 2 प्लस क्या होता है, D7, और O2 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर 9 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करते तो 2 4 6 8, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है आपका, पाई स्टार में। सोचो कि अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की जगह पे कोबाल्ट होता तो जो ऑक्सी फॉर्म होता उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो कोबाल्ट के पास एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाता, हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन जो आयरन है, आयरन के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लो एनर्जी ऑर्बिटल में। अब खुद सोचो कि अगर कोबाल्ट 2 प्लस एक कॉम्प्लेक्स बनाता तो ज़्यादा स्टेबल होता, या फिर ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा आयरन बना रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है आयरन, क्योंकि आयरन के केस में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो कि हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग को ऑक्यूपाई करेगा। कोबाल्ट के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसका सिंपल से मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल से मतलब हुआ कि आयरन 2 प्लस इज मोर सुटेबल देन कोबाल्ट 2 प्लस, राइट। तो अगर नेचर ने यहाँ पर कोबाल्ट लिया होता तो शायद जो कॉम्प्लेक्स बनता वो इसके कंपैरिजन में क्या होता, लेस स्टेबल, बिकॉज इन सच कॉम्प्लेक्स या इन दैट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर कोबाल्ट सेंटर में होता उसके पास एक एनर्जी हाई एंटी बॉन्डिंग में होता, और जिसके पास हाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा या हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा उतना स्टेबलाइज नहीं होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अगर कोबाल्ट होता, राइट, इफ आयरन 2 प्लस इज रिप्लेस्ड बाय CO2 प्लस, देन क्या होगा, देन पाई स्टार ऑर्बिटल विल बी ऑक्यूपाइड, राइट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई स्टार देखो इधर, इधर पाई स्टार है, इधर देखो, ये चाहे दोनों मोड की बात कर लो, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, और किसी सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, वो अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या करता, मेकिंग कॉम्प्लेक्स टू बी लेस स्टेबल, राइट। इसका मतलब सिंपल है, हेंस कोबाल्ट 2 प्लस इज नॉट सुटेबल फॉर एक्टिव सेंटर एट हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो ऑक्सी पोर्शन बनता वो हमारा क्या होता, स्टेबल नहीं होता। जितना स्टेबल आयरन की प्रेजेंस में है उतना स्टेबल कोबाल्ट की प्रेजेंस में नहीं होता, राइट। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल नहीं बनता, ठीक है। तो अगर लेस स्टेबल बनता है इसका मतलब अच्छा, लेस स्टेबल से प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी ना कि पॉसिबिलिटी ये थी कि जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो हो सकता था कि वहाँ से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाए। अगर डिसोसिएट हो गया इसका मतलब सिंपल है कि आप ऑक्सीजन जहाँ छोड़ने जा रहे ऑक्सीजन पहले ही निकल के भाग गई। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल नहीं है, तो ऐसा कोई मेटल सेंटर वहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या हो जाए, वो अनफेवरेबल हो जाए, ठीक है। शायद इसी वजह से आयरन जो है, आयरन सुटेबल कैंडिडेट है कंपेरिजन टू किसके, कोबाल्ट के, ठीक। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या कि जब भी कोई सिस्टम जिसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलवेज, या पाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, जिस भी सिस्टम के पास पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑलवेज बेंट मोड में जुड़ेगा, किससे, हीमोग्लोबिन से। जिसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है किस मोड में जुड़ेगा, लीन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड था, देखो कैसे, यहाँ देखो, अब आयरन 2 प्लस है, NO है, तो आयरन 2 प्लस है, O2 है, इसके पास भी पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन,
1, इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे ना तो जो मोड होगा इनका कौन सा मोड होगा, बेंट। क्यों? क्योंकि जिनके पास, सिंपल सी बात है, इनके पास 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी तो सेम वही सिचुएशन जनरेट होगी जो सिचुएशन किसके साथ है, डाइऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो क्या होगा, बेंट मोड। लेकिन अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे आयरन 2 प्लस CO या आयरन 2 प्लस CN माइनस, राइट, इनके केस में अगर आप करोगे तो ये लोग क्या होंगे, लीनियर मोड में जुड़ेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर मोड में कौन जुड़ेगा, बेंट मोड में कौन जुड़ेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ सिंपल लिगेंड्स है, मैं लिख देता हूँ, लिगेंड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ऑर्बिटल, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रिफर बेंट मोड, बेंट मोड, while having vacant pi star prefer linear mode। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डायरेक्शन के बारे में हमने समझ लिया। आप इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का भी डायग्राम बना सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका लीनियर मोड है क्या है, मोर फेवरेबल है। हालांकि वैसे भी उसमें आपने देखा था कि सीधे सीधे इंटरेक्शन कर रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अगर सीधे सीधे इंटरेक्शन करेगा इसका मतलब जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे डीजेड स्क्वायर से प्रॉपर इंटरेक्शन तो है नहीं, अगर वो लीनियर में जुड़ेगा तब भी प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, बेंट में जुड़ेगा तब भी उतना इंटरेक्शन नहीं है। हालांकि बेंट में ज़्यादा बेहतर है कंपेरिजन टू लीनियर इन केस ऑफ डाइऑक्सीजन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो लीनियर में बहुत अच्छा इंटरेक्शन करता है, सीधे सीधे इंटरेक्शन, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ अगर कंपेयर करो, आयरन 2 प्लस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग देखो और आयरन 2 प्लस में अगर आप इसकी बॉन्डिंग देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है ये वाला इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर, ये वाला उसके कंपेरिजन में क्या होगा, वीकर। ये सिंपल सी बात, इधर देख लो, देखो इधर पीछे देखते हैं हम लोग, खुद से देखो, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ आपको बेंड वेंड करने की जरूरत है, नहीं, सिंपल, ये नॉर्मली सीधे ऐसे आया, उसके बाद सीधे, सिंपल सी बात है, सामने सामने यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, वो बिल्कुल सीधे आके बन रहा है, उसको अपना अप्रोच नहीं बदलना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इससे सीधे आके बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, प्रॉपर इंटरेक्शन है। जितना बढ़िया ओरिएंटेशन होगा उतना बढ़िया इंटरेक्शन होगा, जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग है ना, वो डाइऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, चाहे वो लीनियर मोड में रहे चाहे वो बेंट मोड में रहे। अगर स्ट्रॉन्गर होगा, ये वीकर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन डाइऑक्सीजन, राइट। और ये इतना स्ट्रॉन्गर होता है ना कि एक बार बॉन्ड करने के बाद, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नियरली 250 टाइम्स। ठीक है, मगर मतलब अगर आप सिर्फ, मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये इंटरेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल होता, मैं कह रहा हूँ कि आयरन की जो एफिनिटी है, बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयरन जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, उसकी जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, वो CO के लिए जो एफिनिटी है कंपेरिजन टू डाइऑक्सीजन लगभग इतनी गुना ज़्यादा है। ठीक है, राइट। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर इसके पास चॉइस होगी कि इसको बाइंड करे इसको बाइंड करे, तो इसको बाइंड करेगा, और इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इतनी आसानी से रिलीज नहीं करता। मतलब अगर नॉर्मली आप बात करो तो जब CO बाइंड कर लेगा तो उसकी एफिनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि CO को रिलीज़ करने की टेंडेंसी नहीं होती। इसी वजह से क्या हो जाती है, इसी वजह से हो जाती है CO पॉइजनिंग। इसको क्या बोलते हैं, CO पॉइजनिंग। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आगे एक चीज़ और CO पॉइजनिंग में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CO पॉइजनिंग हो गया। अब एक चीज़ सोचो आप कि अगर आयरन 2 प्लस की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 250 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन से जुड़ेगा वो निकलेगा ही नहीं। तो अगर मान लो किसी पर्सन में CO की पॉइजनिंग हो गई, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में इनहेल कर लिया उसने, उसके बाद वो हीमोग्लोबिन पे बाइंड हो गया, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब डीऑक्सी की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक, और फाइनली वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेथ की तरफ जाएगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी पर्सन को क्या नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है,
उसको ट्रीट किया जाता है उसको एक्सेस ऑक्सीजन देके, एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करके। तो पहली चीज़ तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इतनी ज़्यादा है तो एक्सेस ऑक्सीजन देने से निकलेगा कैसे। इसका मतलब नेचर ने ऐसा कुछ मैकेनिज्म जरूर डेवलप किया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाया जा सकता है। ध्यान से सुनो, इसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बाइंड करेगा तो निकलेगा नहीं। लेकिन होता क्या है, जब आप एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो CO पॉइजनिंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे रिमूव हो जाती है उसे देखते हैं हम। फिर से ध्यान सुनो, हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है उसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लगभग 250 गुना ज़्यादा है कंपेरिजन टू डाई ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी साइनाइड पॉइजनिंग को हटा सकते हैं एक्सेस ऑक्सीजन को सप्लाई करके। वो कैसे हटती है वो जरा ध्यान से देखो, देखो कैसे। यहां पर हमारे पास ऐसे यहां मान लो ऑक्सीजन हमारे पास है ऐसे, यहां हिस्टिडीन है, राइट। यहां पर एक हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है, मैं यहां पे बनाता हूं। थोड़ा सा सही करता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ कर देते हैं, यहाँ N, ये और यहाँ पर ये। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके बीच क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है जो बेंट मोड है वो इसके पास एक एडिशनल स्टेबलाइजिंग सोर्स है। जो बेंट मोड में डाइऑक्सीजन बाइंड होता है उसके पास एक एडिशनल स्टेबलाइजिंग सोर्स है वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल हिस्टिडीन। डिस्टल हिस्टिडीन एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से डिस्टल इफेक्ट है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड केस में यही हिस्टिडीन क्या करता है, इसको रिपेल करता है। ठीक है, यहाँ एन हिस्टिडीन ये प्रॉक्सिमल है, उसके बाद यहाँ से प्रोटीन ऐसे आई। तो ध्यान से देखो, CO जो होता है ना, ये CO को ऐसे यहाँ समझते हैं, यहाँ पे यहाँ से ये CO क्या करता है, इसको रिपेल कर देता है ऐसे ऐसे। रिपल्सन की वजह से, इसके रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन बाय दिस ग्रुप, it become less stable। ध्यान से देखो, CO का कौन सा मोड फेवरेबल होता है, लीनियर। लेकिन ये ग्रुप क्या करता है, इसको रिपेल करता है, राइट। रिपेल करने की वजह से क्या हुआ, ये बेंट मोड में चला गया। अगर बेंट मोड में चला जाएगा तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ये लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, इसीलिए जो है 250 टाइम्स है। अब ध्यान से उसमें होगा क्या, अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, ध्यान सुनो, आपको क्या लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या यहाँ पे कंफर्टेबल है, नहीं। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेफर करता है कौन से मोड को, लीनियर। इसके रिपल्सन की वजह से कौन से मोड में चला गया, बेंट, राइट। तो इसको गेन हो रहा है क्या, नहीं, इसको क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ पे देखो O2 बेंट मोड में सबसे अच्छा मोड इसके लिए यही है। साथ में इसको क्या मिल रही है, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही। ये लोग क्या करते हैं, इसको रिपेल कर देते हैं, राइट। रिपेल करने के बाद देखो इसमें पता है क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बेंट मोड में पहले से है, तो रिपेल करने की जरूरत थोड़ी है। कैविटी ये सिस्टम ऐसे ही है ना कि जो बेंट है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लीनियर आएगा ना उसको रिपेल कर देगा। तो ये रिपेल हो गया ये, तो ये इंट्रैक्शन तो नहीं कर पा रहा ना। CO का जो
मोस्ट स्टेबलाइजिंग मोड होता है बॉन्डिंग का लीनियर है, लेकिन ये डिस्टल प्रोटीन की वजह से ये क्या हो जाता है, बेंट मोड। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग क्या है, लेस फेवरेबल है। क्या है, लेस फेवरेबल बाइंडिंग ऑफ CO। लेकिन डाइऑक्सीजन को तो फायदा है, बेंट मोड है, बेंट मोड कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल यहाँ पे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए जब आप एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करते हो ना, तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रेन की कंडीशन में है, अनस्टेबल कंडीशन में है, वो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ध्यान से सुनो, CO स्टेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि CO कौन से मोड को प्रेफर करता है, CO कौन से मोड को प्रेफर करता है, CO प्रेफर करता है लीनियर मोड को। यहाँ इसकी वजह से CO कैसे हो जाता है, बेंट मोड हो गया। इसका मतलब ये इसके लिए स्टेबल स्टेट नहीं है, इसलिए आप एक्सेस अगर ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो वो ऑक्सीजन इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये बेंट मोड में रहता है, बेंट मोड को ये चेन फेवर कर रही है, साथ में इसको क्या मिल रहा है, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसी कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए जो है CO पॉइजनिंग को हटाया जा सकता है बाय सप्लाइंग एक्सेस ऑक्सीजन। अगर ये नहीं होता कि ये बेंट मोड को फेवर करता, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनाता, तो हमेशा याद रखो कभी भी CO पॉइजनिंग को ख़त्म नहीं कर सकते थे आप। भले ये बात सही है कि 250 गुना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है, लेकिन आप खुद से सोचो कि अगर कोई पर्सन जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कोई बड़ा अच्छा काम करने की, उसको आप यहाँ से यहाँ बैठा दिए, जैसे यहाँ से यहाँ बैठा दिए, मान लो ये एक बहुत टैलेंटेड पर्सन है, इसको आप यहाँ से यहाँ बैठा दिए, लेकिन इसकी टेंडेंसी यहाँ जाने की नहीं, इसकी टेंडेंसी यहाँ जाने की है, तो सिंपल सी बात, आपको क्या लगता है कि यहाँ रुकेगा? नहीं, ये स्ट्रेन मोड में है। भले यहाँ से इसका प्रमोशन हुआ है, लेकिन ये कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाना चाहेगा। इसीलिए जब एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई कर दो ना, तो भले यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड खुद नहीं रहना चाहता इस मोड में, क्योंकि ये खुद को उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता जितना कंफर्टेबल तब होता है जब क्या होता है, लीनियर मोड। इसका मतलब जो डिस्टल हिस्टिडीन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिमूविंग द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फायदा नहीं है, रिपल्सन भी हो गया है, इसलिए CO यहाँ से हट जाता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है उतनी बढ़िया एफिनिटी नहीं है बॉन्ड करने की। अगर आप नॉर्मल, यहाँ सुनो एक चीज़, अगर आप नॉर्मल Fe2 पोरफायरिन ले लो, नॉर्मल Fe2 पोरफायरिन मतलब ग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, Fe2 पोरफायरिन, इसकी CO के साथ एफिनिटी कराओ, और Fe2 पोरफायरिन इसकी O2 के साथ एफिनिटी कराओ, तो पता है यहाँ पर ऐसे कर सकता है, जो पहला वाला इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, पहले और दूसरे में एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, लगभग कितना गुना ज़्यादा है पता है, ये 25,000 टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 टाइम ज़्यादा है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ ग्लोबिन नहीं है, ग्लोबिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबिन मतलब जो प्रोटीन है चारों तरफ वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यही प्रोटीन, ये प्रोटीन चेन ही तो है, जो ग्लोबिन स्ट्रक्चर यहाँ चारों तरफ प्रोटीन चेन, यही तो इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, यही तो इसको कहाँ ले जा रहा है, बेंट मोड में। इसका मतलब ग्लोबिन प्रोटीन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि साइनाइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को कैसे हटा सकते हैं, तो इस तरह करके। क्यों हटा सकते हैं मैंने आपको रीजन समझा दिया, हमेशा ध्यान रखो। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, एक चीज़ आपके मन में डाउट होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सीजन के कंपैरिजन में 250 गुना ज़्यादा अच्छा तो है, फिर क्यों जा रहा है? वो इसलिए अच्छा जा रहा है क्योंकि वो और अच्छा काम कर सकता है। जैसे मैंने समझाया कि यहाँ से यहाँ किसी को आप बैठा दो, उसकी कैपेसिटी यहाँ तक जाने की, तो आपको लगता है यहाँ रुकेगा नहीं, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी यहाँ से हटने की है। तो अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करोगे ना तो भाग जाएगा, और ऑक्सीजन को यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? बेंट मोड है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए तो फ़ायदा है। लेकिन जिसको आप यहाँ पे लाके बैठाए हो, जिसकी कैपेसिटी यहाँ तक जाने की है, वो कभी यहाँ नहीं रुकेगा, इसलिए हट जाता है। अगर ये लीनियर होता ना, अगर ये लीनियर मोड में होता तो हटता नहीं यहाँ से है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा नहीं सकते थे आप ऑक्सीजन से। ये क्यों हट गया? ये लोग इसको पुश कर दिए, ये लोग उसको पुश कर देते हैं। मतलब ये यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट है सिस्टम में, ये लोग लीनियर मोड को फेवर ही नहीं करते, रिपल करके किनारे कर देते। इसको क्यों रिपल नहीं किए? ये पहले से बेंट मोड में है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पीछे की तरफ भगाओ, ऐसे भी दिखा सकते हो आप कि ऐसे हो गया ये, राइट। फिर भी तो स्टेबल नहीं है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना स्टेबलाइज करा देगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक फोर्स होता है। अगर मान भी लो, वैसे तो होता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती भी तो क्या आपको क्या स्टेबल करा पाती? नहीं। इसीलिए मेन जो इसकी बॉन्डिंग है वो तो इसको वीक हो गई ना। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर रहा था आयरन के साथ, अच्छा सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, अच्छा पाई बॉन्ड, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये फेवर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आप CO को हटा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो ग्लोबिन चेन है, जो सराउंडिंग प्रोटीन है, उसका बहुत रोल है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को हटाने में। अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लीनियर जुड़ा होता
तो कभी भी हम CO पॉइजनिंग को हटा नहीं सकते थे, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था और वो अपनी मोर स्टेबल स्टेट में होता जो उसको चाहिए होती है, तो हटता नहीं वहाँ से। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो उसमें हमें ये पढ़ना है कि कोऑपरेटिव इफेक्ट होता क्यों है, और उससे ज़्यादा बेहतर सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि कोऑपरेटिव क्या ज़रूरी है। जैसे कि मायोग्लोबिन मोनोमेरिक है, अगर मान लो हीमोग्लोबिन मोनोमेरिक होता तो क्या ऐसा हो जाता, क्या हीमोग्लोबिन मोनोमेरिक हो सकता है? अगर वो होता तो हमें क्या प्रॉब्लम होती? प्रॉब्लम होती है, फ़ायदा होता। या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन हमारे पास होती है, अगर उसको हम पॉलीमेरिक कर देते तो क्या होता? ठीक है, ये सब चीज़ें हमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है, और फिर उसको दोनों के रेफरेंस समझेंगे। क्या कोऑपरेटिव इफेक्ट ज़रूरी है हमारे लिए? फिर हम बोहर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या बोहर इफेक्ट ज़रूरी है, अगर नहीं होता तो क्या होता, राइट। फिर हम साथ में आपको एक चीज़ ये भी समझाएंगे कि मायोग्लोबिन मोनोमर क्यों है, हीमोग्लोबिन पॉलीमर क्यों है। हालांकि मैंने एक फैक्टर आपको बता दिया था कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला बात, लेकिन अब आपको यहाँ पे समझाएंगे कि अगर ये चीज़ आप बदल देते हो, मतलब हीमोग्लोबिन को मोनोमर कर देते हो मायोग्लोबिन की तरह, तो भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं इफिशियंट होगी, और अगर दोनों को टेट्रामर कर दोगे तो भी ऑक्सीजन सप्लाई इफिशियंट नहीं होगी। मतलब दोनों केस में प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, तो आप समझ जाओगे कोऑपरेटिव इफेक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।